तो सुशील कीड़े जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा सेटअप उन्हें लग रहा है इस समय। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं आज, क्योंकि मार्केट में वापस स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आने शुरू हो गए हैं। तो आपके टॉप कन्विक्शन आइडियाज, टॉप लॉन्ग आइडिया, टॉप शॉर्ट आइडिया क्या रहेंगे? तो देखिए, सेक्टर रोटेशंस ही निफ्टी को एक मॉडेस्ट मूव क्रिएट करने देते हैं। सारे सेक्टर एक साथ चलते नहीं है। तो अब हमने एक एक करके मेटल्स में शॉर्ट सेलिंग करनी है, जिसमें हिंडाल्को का शॉर्ट सेल सिग्नल ऑलरेडी आ गया। यहां से वापस हिंडाल्को 100 रुपया लुढ़क जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टिस्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल और कोल इंडिया में भी शॉर्ट सेल के सिग्नल्स की अब हम बिल्कुल ईगरली वेट कर रहे हैं। तो ये तो हो गए शॉर्ट्स। और फार्मा में भी जो थकावट है लार्ज फार्मा में, उसमें ग्लेनमार्क फार्मा में कॉन्ट्रा मॉडेस्ट शॉर्ट सेल सिग्नल है इस वक्त। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगता है और अगले 2-3 दिन वो और नीचे बंद हो जाता है तो फिर हम सौदे को बढ़ाएंगे। और हो सकता है कि पॉलीकैब भी अब यहां से एक राउंड और देगा। बड़े झटके की मंदी का संभव है। स्टॉप लॉसेस रखने होंगे लोगों को। और बिग लॉन्ग में हो सकता है कि जी अब यहां से इतना घट चुका है कि इसको 50% बढ़ने में तो टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है वो चाल अब शुरू हो गई हो जी। तो ये कुछ बिग लॉन्ग शॉर्ट्स की आइडियाज है। और हम बाकी भी सेक्टर्स पे चर्चा कर सकते हैं। सभी जगह कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट हैं। पीवीआर एक और स्टॉक था जो आपके रेडार पर था। कल अच्छा मूव आया था इसमें। यहाँ पर क्या वो ब्रेकआउट अभी भी ऑन है? कौन सा स्टॉक आपने कहा? मैं सुन नहीं पाया। पीवीआर आइनॉक्स। हाँ जी, पीवीआर एक राउंड देखिए बढ़त का दे चुका है। और भले इसमें 1800-1900 की चाल है, तो रोज लेते जाए ऐसा नहीं है। इसको पुलबैक आएगा तो पुलबैक में लेना उचित होगा। यहीं चढ़ के ले लें, ऐसी चार्ट अभी नहीं लग रही है। बैंकों में कुछ इंटरेस्टिंग है क्या ट्रेड्स? मिड कैप बैंक्स में, प्राइवेट पीएसयू, कोई स्टॉक जो आपको लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर अच्छा लग रहा हो? देखिए, बंधन बैंक जो है ना, इसकी चाल हमेशा ही बाकी के बैंकों से अलग रहती है। तो थोड़ी बढ़त अगर बैंक्स ने ले ली है लास्ट लास्ट 15-20 दिन में, और पिछले 3 महीने में भी बिल्कुल डॉग अंडर परफॉर्म रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बंधन बैंक में 260-70 की चाल शुरू हो चुकी है। वॉलेटाइल है स्टॉक, तो पोजीशन की साइज को लिमिट में रखना चाहिए। और जिस बुरी तरह से एयू बैंक भी पिट करके पड़ा रह गया नीचे, अब उसमें भी एक रिवर्सल बन गया है। पर रिवर्सल का मतलब ये नहीं कि मैं अभी बोलूं और लोग अभी चढ़ के ले लें। फुल बैक्स में इनको बाई करना है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चार्ट मुझे बहुत ही पावरफुल लग रही है। यहां से 45-50% तक की चाल अगले 3 महीने 2 महीने में देखने मिले, ऐसा हमारा अनुमान है। देखिए, बड़ा ब्लॉक कोई बेच रहा है तो घबराहट में लोग यही सोचते हैं क्यों बेच रहा है। ये भी तो सोचो जो ले रहा है वो क्यों ले रहा है। चार्ट मेरे हिसाब से इस वक्त आईडीएफसी बैंक के बड़े ब्लॉक के बायर के फेवर में है, सेलर के फेवर में नहीं है। सेलर गलत भाव पे बेच रहा है, बायर राइट भाव पे ले रहा है। और हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लॉन्ग पोजीशंस अपने क्लाइंट्स की बनवा चुके हैं। हम लॉन्ग बैठे हैं इसमें। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लॉन्ग। सुशील जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार। एक बार एक आपने टर्म का इस्तेमाल किया था, शॉर्ट एवरीथिंग, जब बाजार का थोड़ा सा नाजुक फेज था। बट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को शॉर्ट मत कीजिएगा। उस वक्त हमारी अदानी पोर्ट्स से बात हुई थी। अब 1408 ऑल टाइम हाई अदानी पोर्ट्स पे लग गया है। अब सेंस क्या बन रहा है इस स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर पे आपका 1408 पर? देखिए, अगर पीसीआर ये चार्ट अडानी पोर्ट की दिखा पा रहा है जो मेरे स्क्रीन पर है, तो भले ही अब अडानी पोर्ट्स ने एक और नया हाई बनाया है, तो अगर बाजार का राजा भाव है तो बाजार की रानी मोमेंटम है। मोमेंटम को चाहे आप आरएसआई से मेजर कीजिए, मैगडी से कीजिए, आरओसी से कीजिए, जिस किसी चीज से आप करो, मोमेंटम अगर रानी अगर राजा का साथ नहीं दे रही है तो राजा बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, उसको लौट के जाना ही पड़ेगा। तो अब अडानी पोर्ट्स हमारी नेवर शॉर्ट की लिस्ट से निकल के टाइम टू टाइम वी विल प्ले शॉर्ट्स की लिस्ट पे आ गया है। आज, कल, ज्यादा से ज्यादा परसों, अब हम इसको शॉर्ट सेल करने की तैयारी में है। जो कि ये 1400 का मुझे लगता है एक झटके में सीधे सीधे 1100 तक गिर जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी शॉर्ट सेल सिग्नल नहीं आया है। जब आएगा तब हम अपने सब्सक्राइबर्स को बताएंगे। हो सकता है ट्विटर पे भी पोस्ट करेंगे। ओके, अच्छा, ओएमसीज पर आपका व्यू क्या है? आई मीन, लोअर लेवल 6 अच्छा पुल बैक आया, लेकिन क्रूड की तेजी रोज बरोज कोई घटनाक्रम, कोई अंतर्राष्ट्रीय आई थिंक कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो क्रूड को प्रभावित करती है। बट
ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा? जो 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 हमने मार्च सेकंड हाफ में डिप देखा उसको बाजार ने हाथों हाथ ले लिया, पर ये क्या परसिस्ट करेगा? इसको कैरी करना चाहिए अभी? देखिए, पीसीआर से अनुरोध है, उदाहरण के तौर पे एचपीसीएल की चार्ट को दिखाएं। बीपीसीएल और आईओसी में भी करीब करीब इसी प्रकार के पैटर्न्स बन रहे हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि शायद ये चार्ट दिख रही होगी, क्योंकि मैं अपने स्क्रीन को देख रहा हूं। तो ये जो आवरली चार्ट एचपीसीएल की है, अभी ये जो रेजिस्टेंस जोन बन गया 483 484 का, इसको क्लियर करते के साथ हमको अगला उछाल 533 34 का दिखता है। और शनय शनय इसको अगर 650 भी चला जाएगा तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। अगला मूव हम 533 खेलेंगे। देखिए, क्रूड जो है ना, अपने उच्चतम मतलब अपनी ट्रेडिंग रेंज के हायर लेवल पर है। ईरान और इजराइल की कन्फ्लिक्ट को जोड़ने के बावजूद भी, अगर देखिए क्रूड ऑयल फ्यूचर्स की मैं चार्ट खोलता हूं, अगर क्रूड ऑयल फ्यूचर्स अपने ट्रेडिंग बैंड के हायर एंड पे से निकल नहीं पा रहा है, ये देखिए जो रैली जो बन रही है, रैली का फैग एंड है बिल्कुल। तो अगर क्रूड के बुलिश ट्रेडर्स के लिए गुड न्यूज है, ईरान और इजराइल अब लड़ मरने को तैयार है और उसके बावजूद क्रूड उस रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो बाजार अच्छी खबर को पचा गया। यानी अच्छी खबर भी अब अच्छी खबर नहीं है क्रूड में। तो दिन दो एक की बात है, थोड़ा फोरकास्ट तो पहले ही करना होता है, तभी वो फोरकास्ट है। एक्शन एक दो दिन रुक के लेंगे। तो क्रूड की तरफ से अब मैं वो कोई चिंता मुझे नहीं नजर आ रही है कि जिसलिए मैं एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसी में अच्छी बड़ी तेजी के व्यू को अबैंडन करूं। नया सौदा या और पोजीशन को ऐड करने के लिए एचपीसीएल जब चले 84 के ऊपर, 584 के ऊपर, 484 के ऊपर, तब हमें इसको लेना चाहिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, निफ्टी की बात हो गई, बैंक्स की बात हो गई, निफ्टी की एक्चुअली ज़्यादा बात हुई नहीं है, लेकिन एक व्यू चाहिए मुझे आपसे निफ्टी आईटी पर और रिलायंस पर, क्योंकि एक्स ऑफ बैंक निफ्टी ये दो बड़े कंपोनेंट्स हैं मार्केट के। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है सुशील, लार्ज कैप आईटी और रिलायंस? तो रिलायंस में तो देखिए कोई चिंता का विषय है नहीं, उसी ने निफ्टी को संभाले हुए रखा है और ये शनय शनय 3200 की तरफ बढ़ रहा है। उठा पटक करते करते चलता है रिलायंस, और वही कर रहा है अभी है। तो उसमें सौदे बना के रखना आसान नहीं है। इन्वेस्टर के लिए ठीक है, या कोई स्पेकुलेटिव व्यू ले, रोज की ट्रेडिंग करने वाला रिलायंस में अभी पैसे खोएगा इस तरह की इसकी चार्ट, तो रिलायंस ठीक है। और जो कॉन्ट्रा बेट अब बन रही है, सारे लार्ज कैप आईटीज, खास करके जो सबसे ज्यादा कुट पिट करके बैठा हुआ है, एक एलटीआईएम, फिर एम्फेसिस, आपके टेक महिंद्रा, उसके बाद मेरे हॉट फेवरेट में, उसके बाद लिस्ट में नीचे आंकड़ा मैं डालूंगा, रैंक डालूंगा एचसीएल टेक को, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस भी अब चल पड़ेंगे। तो जो आईटी ने कुछ भी नहीं किया रियली, लार्ज कैप आईटीज ने सिर्फ करेक्शन के मोड में थे, तो वो अब निफ्टी को संभालेंगे। और हो सकता है मेटल्स में जो बड़ी मंदी है, साथ में ऑटो में मुझे बड़ा करेक्शन लगता है। जो टाटा मोटर्स को मैंने 2020 से लेकर अभी तक चाणक्य चोटी बांध के बैठा था कि इसको 100 शेयर शॉर्ट नहीं करना है, बार बार लेके ही बेचना है, अब टाटा मोटर्स भी सरक कर हमारी उस लिस्ट पे चला गया कि टाइम टू टाइम हम टाटा मोटर्स में शॉर्ट भी करेंगे। तो अगला पड़ाव टाटा मोटर्स जैसे अभी लोअर टॉप बना रहा है, हो सकता है 200 रुपए और गिर जाए यहाँ से। तो इतने सारे स्टॉक्स में, मेटल्स में, ऑटोज में करेक्शन आना है, तो हम आईटी संभालेगा बाजार को रिलायंस के साथ साथ। अडानी ने भी अब थकावट दिखाना शुरू कर दी है, तब जगह बन गई कि आईटी बढ़े और फिर भी इंडेक्स 22,800 के ऊपर ना जाए। चाणक्य चोटी, ये क्या होता है सुशील जी? अब मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आई डोंट नो अगर वीरू ने सुना है। चाणक्य ने चोटी बांध ली थी कि मैं चोटी तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मैं चंद्रगुप्त मौर्य को राजा ना बना दूं। ओके, मन का बदला नहीं लूंगा। हाँ। अच्छा, तो वो क्या मतलब एक तरीके से आपकी कसम हो गई कि बस इस तरीके से मान लें इसको? नहीं, देखिए क्या है, इतने सारे स्टॉक्स है, कभी कोई करेक्शन दे रहा है, पर कोई जो बहुत बड़े डीप करेक्शन में जाएगा, तो स्टॉक्स को हम क्या करते हैं, 200 स्टॉक्स, करीब 180 स्टॉक्स है एफएनओ में, तो लिस्ट में डाल देते कि भाई इनको शॉर्ट नहीं करना, इनको लॉन्ग नहीं करना है। तो अभी सही काम होगा कि नहीं पता नहीं, गलत काम तो बंद करें। हाँ, तो अभी ऐसा कोई स्टॉक है जिसको आप कह रहे हैं कि लॉन्ग करना ही नहीं है, शॉर्ट करना ही नहीं है? कोई और ऐसा चाणक्य चोटी स्टॉक है क्या? दोनों काम तो कैसे होंगे? लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है, दो में से एक काम तो करना ही होगा। हाँ, तो कोई है ऐसा स्टॉक में आप ये समझ लो, मेटल्स के स्टॉक में समझ लो, चाहे बार बार स्टॉप लॉस कटेगा, इनको बार बार अपने बेचना ही है। ओके, कोई और डार्क हॉर्स सुशील, कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? कुछ बीएसई, सीडीएसएल, मोतीलाल टाइप का स्टॉक? बीएसई सीडीएसएल पे तो हमारी चर्चा हो गई, तो उस पर तो कोई और नई बात नहीं लगती है। पर अगर मैं कोई डार्क हॉर्स को खोजूं, तो देखिए मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में अब बढ़िया उछाल के सारे चार्ट्स बन गए, तो आप
जी के साथ अब सन टीवी को भी डेफिनेटली जोड़ लीजिए। और सारेगामा में हम थोड़े थक गए हैं, पर अब सारेगामा ने जो पाधानीसा लॉन्च किया है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घर बैठे उनके ऐप पे सब्सक्राइब कर अपने वोकल कॉर्ड्स को ट्रेन करके गाना सीख सकते हैं, तो ये ट्रूली इनोवेटिव चीज है। और अगर एक इतने पुराने जमाने की कंपनी हिज मास्टर्स वॉइस आज बिल्कुल कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी पे जा रही है, तो जो हमारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है जिसका भाव 800-900 होना चाहिए, उसको जस्टिफाई करने के लायक अब कंपनी में हलचलें शुरू हो गई हैं। तो मैं सारेगामा को, चूंकि थिंकिंग ऑन द टोज, त्वरित उत्तर आपको देना है, तो मेरे अस्तबल में जितने घोड़े उसमें मेरे को सारेगामा डार्क हॉर्स लगता है। सारे घोड़ों में सबसे डार्केस्ट सारेगामा। सारेगामा 370 पे सबसे डार्क हॉर्स। सुशील जी, ये मार्च का सेकेंड हाफ दो स्टॉक्स को बिलोंग करता था, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। B2 में अच्छा मूव आया। ये प्राइस अब आपको क्या कह रहा है? अभी और अपसाइड बाकी है या फिर इसको अवॉइड करेंगे आप? अपनी बात हुई थी इन दोनों ही स्टॉक्स पे, और अगर पीसीआर चार्ट दिखा पा रहा है तो हमारी बात करीब इस स्तर पे 6600 पे हो गई थी कि 7800 तक की रैली बजाज फाइनेंस में आ सकती है, और हो सकता है कि क्या पता 8000 तक भी चली जाए। तो देखिए, ये एक रैली ही है। लॉन्ग टर्म में हम गलत हो सकते हैं, गलत सही का तो व्यापार ही है। लॉन्ग टर्म में जो हमने एक एनालिटिकल व्यू ले लिया कि 10 साल की जो एक तरफा तेजी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में थी, वो लॉन्ग टर्म साइक्लिकल टॉप जो आ चुका है, उस लॉन्ग टर्म साइक्लिकल टॉप में 8200 का 6400 हो गया, वापस रीटेस्ट कर लेगा 7800 तक। पर अगर आप मुझसे 6 महीने साल भर का व्यू पूछो, तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि मैं मेंटली रेडी हूं, ये दोनों स्टॉक आधे भी हो सकते हैं। अभी वो भविष्यवाणी नहीं है, जब आएगा फोरकास्ट का टाइम तब करेंगे। तो इस वक्त फिलहाल जो रैली चल रही है, इसका मजा लीजिए जब तक ये है, और थोड़ा और यहां से बढ़त लगती है। अगर अगर निफ्टी को 22,800 880 तक जाना है, तो रिलायंस के और आईटी स्टॉक्स के साथ साथ ये दोनों बजाज ट्विंस भी पूरा सहारा सपोर्ट दे रहे हैं। अभी इनका फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो अप ट्रेंड है वो बिल्कुल मजबूत और इंटैक्ट है। पर मैंने दोनों टाइम फ्रेम पे बात इसलिए की कि खाली इतना बोल के निकल जाए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्टॉक्स, लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले लेंगे, और फिर 3 महीने बाद भला बुरा सुनना पड़ेगा कि आपने फंसा दिया। तो फिलहाल एक शॉर्ट टर्म रैली है, उसका मजा लीजिए, और जब ये खत्म होगी तो वापस शॉर्ट करेंगे। ओके। अच्छा सुशील जी, एक दो स्टॉक्स थे एक ही ग्रुप के एफएमसीजी स्पेस में जो कि हमेशा एक साथ चला करते थे। मैं पिडिलाइट और एशियन पेंट्स की बात कर रहा हूँ। बट बीते एक महीने की प्राइस परफॉर्मेंस ने एक को धरातल पे और एक को आकाश में लाके, अगर आप देखें, खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, पिडिलाइट बहुत ही ऑल टाइम हाई पे और एशियन पेंट्स आपका इस दौर की लोएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। इसमें से क्या ट्रेडेबल है दोनों में से? आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा, बहुत ही सटीक सामयिक प्रश्न है ये। पीसीआर से अनुरोध है पीडीलाइट की जो चार्ट में दिखा रहा हूं उसको संप्रेषित किया जाए। तो आपकी हमारी जो बात हुई थी 2560 के ब्रेकआउट पे कि पीडीलाइट तकरीबन 3040-50 चला जाएगा, उसके भी ऊपर चला गया। अब पीडीलाइट की चार्ट तैयार है कि खाओ पियो बेचो और यहां से मुनाफा लेके निकलो। जो हमने 2300 से तेजी करी, फिर यहाँ पे 2430 पे करी, और वापस यहां से 2550 पे, तो अब ये पूरी फल गई। एशियन पेंट्स में तो अब यहां से मुनाफाखोरी का समय आ चुका है। जिनको बिल्कुल ही बारीक काम करना है, आज के भी लो को ये तोड़ देता है, तो प्रॉफिट टेक करके निकल जाइए। उसके बाद 50-100 रुपया बढ़े तो लौट के दोबारा मत आइएगा। और एशियन पेंट्स की चार्ट ने जो करीब करीब धोखा कर दिया है, और वो पड़ी रह गई है नीचे, तो अब ये जो है बिल्कुल तैयार है ये चार्ट ट्रेडर्स के लिए। अभी तक ऊपर का ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, तो जब तक ट्रेंड नहीं हो, ट्रेडर्स थक के गलत टाइम पे स्टॉप लॉसेस कर देंगे, तो इसलिए ट्रेडर्स को भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। पर जो कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्ट करके लंबी अवधि के लिए बैठते हैं, तो मुझे इस चार्ट को देखकर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रहा कि जो बिना लिवरेज के धीरज का डिलीवरी का सौदा बढ़ाएगा, वो हो सकता है 6 महीने में एशियन पेंट्स को 4200 रुपए में बेचेगा। बड़ा मुनाफा आप समझ लो, इस होली पे एशियन पेंट्स लो, और दिवाली पे घर भी नया रंगाओ पुताओ, और 4200 में एशियन पेंट्स को बेच के मोटा मुनाफा खाओ। एशियन पेंट्स इन्वेस्टर्स का स्टॉक है, ट्रेडर्स का भी टाइम्स में जल्द आएगा। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए।